हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और पिछले पार्ट में जो इस चैप्टर का पिछला पार्ट था उसे बहुत अच्छे से आपने देखा होगा और जितनी चीजें हमने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पर जो हमारे चैप्टर 7 का पार्ट 2 है और इस चैप्टर का जो नाम था दोस्तों जंतुओं एवं पादपों में परिवहन। तो आप सभी लोग जानते हैं जंतुओं को भी भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ पौधों को भी जल, भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से जंतुओं में या मानव में पूरे शरीर में भोजन को, जल को और ऑक्सीजन को पहुंचाने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों में भी यह कार्य होता है दोस्तों। अब ये पौधे अपने पूरे शरीर में यानी कि जड़ से तना और पत्तियों तक, शाखाओं तक या पत्ती से शाखाओं तक कैसे इन सब का परिवहन करते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है दोस्तों। तो उसके बारे में जब अध्ययन करना है तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या अगली हेडिंग है हमारी पार्ट 2 में। तो हमारी अगली हेडिंग है दोस्तों, ये देखिए, पादपों में पदार्थों का परिवहन। जिस प्रकार से मानव में या जंतुओं में रक्तवाहिनियां होती हैं जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन सभी पदार्थों को, पोषक तत्वों को या जल को, ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, उसी तरह से पादपों में भी ऐसा होता है दोस्तों। पादपों में भी संवहन तंत्र होता है, संवहन तंत्र या परिवहन तंत्र जिसे कह लिया जाए तो यह होता है दोस्तों। यह भी इनमें भी यह पाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम कहें तो पौधे अपनी जड़ों या मूलों द्वारा मृदा से जल, खनिज, पोषक, जब मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या पौधों में भोजन की क्रिया पढ़ा रहा था तभी मैंने यह बता दिया था कि पौधे जड़ से क्या करते हैं, जल और खनिज तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो यही देखिए दोस्तों, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, मृदा से जल और खनिज लवण को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और उन्हें पत्तियों तक उपलब्ध कराते हैं। उन्हें कहाँ तक उपलब्ध कराते हैं, पत्तियों तक उपलब्ध कराते हैं। और मैंने बताया कि पत्तियां क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं दोस्तों इसकी सहायता से, और पूरे पौधे में उसको पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो वह किसके द्वारा करती हैं दोस्तों, तो वह संवहन तंत्र के द्वारा या संवहनी ऊतक के द्वारा करती हैं। और पौधों में जो संवहनी ऊतक होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं, तो पौधों में 2 संवहनी ऊतक होते हैं दोस्तों, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो उनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। जैसे देखिए, पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, पाइप जैसी नलिकाएं होती हैं दोस्तों। उन्हीं नलिकाओं में देखिए वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं, विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं दोस्तों, और विशेष कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। विशेष कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। और जो ऊतक बनता है दोस्तों, ऊतक किसी पार्टिकुलर कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए होता है। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, लेकिन कोशिकाओं से ही मिलकर ऊतक बनता है। लेकिन हाथ की कोशिकाएं अलग कार्य करती हैं, हाथ के ऊतक अलग कार्य करते हैं, पैर के ऊतक अलग कार्य करते हैं, जो हमारी जीभ है उस ऊतक का अलग कार्य होता है। तो कोशिकाओं से ही बना है जो ऊतक, कोशिकाओं से ही ऊतक बना है, लेकिन ऊतक जो बनता है उनका विशेष कार्य होता है। उसी तरह से दोस्तों देखिए, वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है, विशेष कोशिकाओं, ऊतक कोशिकाओं का, एक मिनट माफ कीजिए ना, ये लाइन आपकी यहाँ आ गई जल्दी के चक्कर में दोस्तों। जैसे देखिए, विशेष कोशिकाओं, क्या कहा गया, विशेष वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। जो क्या बनाती हैं, संवहन ऊतक बनाती हैं। अभी मैंने बताया कि संवहन ऊतक 2 प्रकार के इसमें होते हैं। चलिए, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष के लिए संपादित किया जाता है। इसके पहले अभी मैंने बताया है, वही आपकी बुक में लिखा हुआ है। और संवहनी ऊतक कितने होते हैं पौधों में, 2 होते हैं। देखिए दोस्तों, 2 होते हैं और 2 में से एक आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए 2 ऊतक है, मैं यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे पेज खाली है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। किताब में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताते चलेंगे दोस्तों। तो ये देखिए पौधों में 2 संवहनी ऊतक होते हैं। एक तो होता है जाइलम, एक क्या होता है दोस्तों, तो जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। एक जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने जाइलम और फ्लोएम लिखे हुए हैं। ये देखिए एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। दोनों के बारे में हम आपको समझा रहे हैं या बता दे रहे हैं। और इनको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। ये जो जाइलम है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे दारू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दारू कहते हैं। और इसे पोषवाह कहते हैं, पोषवाह कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये 2 संवहनी ऊतक होते हैं पौधे में। अब देखिए दोस्तों, ये जो जाइलम है यह किसका संवहन करता है, यह दोस्तों जड़ में होता है। जड़ से क्या करता है, मूल से या जड़ से, जड़ से जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित कराता है। जल और जड़ से क्या करता है, जड़ से अवशोषित करके इसे, इसका संवहन का कार्य करता है, जल और खनिज पदार्थों का। तो फ्लोएम क्या होता है दोस्तों, ये जो फ्लोएम है दोस्तों, यह पत्तियों में जब भोजन का निर्माण हो जाता है, पत्तियों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जब हो जाता है, तो फिर यह क्या करता है, तो फिर यह क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। पौधों में माफ कीजिएगा, ये हो गया आपका। पौधों में भोजन का संवहन कौन करता है दोस्तों, तो यही आपका फ्लोएम। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताया है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर बहुत थोड़ा सा बता रहे हैं कि जाइलम क्या करता है। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं। यह जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है, मतलब जड़ से लेकर तने पत्तियों तक पहुंचाता है। जड़ से तना, तने से शाखाएं, शाखाओं से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम यानी कि पोषवाह क्या कार्य करता है, तो पोषवाह पौधों में, पत्तियों में जब भोजन का निर्माण हो जाता है तो उसे जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, तो ये 2 कार्य हो गए दोस्तों। 2 कार्य किसके हुए, दोनों कार्य आपके संवहन के हो गए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ थोड़ा सा चित्र बना हुआ है, तो इन चित्रों को देख लिया जाए। ये जो चित्र है दोस्तों, देखिए ये चित्र बना हुआ है दोस्तों आपके सामने। तो चित्र जो बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मूल रोम दिखाया गया है, यहाँ पर मूल रोम दिखाया गया है। और ये मूल रोम होता कहाँ पर है दोस्तों, जड़ में होता है। जड़ में जो शाखाओं की तरह से निकले होते हैं, जैसे दोस्तों देखिए ये जड़ बन गया, तो जड़, एक जड़ जो होती है यहाँ पर ना, एक जड़, ये मेन वाली जड़ जो मूलगोप की तरह से होती है, इसी में रोम निकले होते हैं। इसी में क्या होते हैं, रोम निकले होते हैं। यही रोम निकले होते हैं दोस्तों, इन्हीं को मूल रोम कहा जाता है। देखिए मूल रोम होता है, और यही मूल रोम क्या करता है, जब जल को अवशोषित करना होता है तो अपने को क्या करता है, थोड़ा सा फैला लेता है। थोड़ा सा क्या करता है, फैला लेता है, अपने आकार को थोड़ा सा बढ़ा लेता है। यानी कि जल जब उसमें जाता है तो यह फूल जाता है, बस इतना समझिए, यह फूल जाता है। फूलने के बाद यह क्या कार्य करता है, देखिए यह पहुंच जाता है किसके पास, जाइलम के पास। देखिए यहाँ पर जाइलम बना हुआ ना, जड़ में यहाँ जाइलम बना होता है दोस्तों। और ये देखिए जाइलम है, जाइलम को क्या करता है, ये मूल रोम अवशोषित करके जाइलम को देता है, और जाइलम उसको क्या करता है, जड़ से
तने से शाखाओं में, शाखाओं से पत्तियों तक पहुंचाता है, फिर पत्तियां उसका जल से खनिज लवण को मिलाकर भोजन का निर्माण कर लेती हैं। ये कार्य होता है, ये होता है मूल रोम जो जड़ में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं दोस्तों और क्या है इसमें, और क्या है हमारे पास। तो और देख लीजिए क्या है, यहां पर आते हैं। ये देखिए आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है दोस्तों, तो फिगर के माध्यम से थोड़ा सा देख लिया जाए। ये देखिए, इसीलिए तो दोस्तों इसको लाया गया है, जल्द से जल्द या क्या किया गया है, तत्परता के साथ आपको डिजिटल बोर्ड लाया गया है ताकि आपको ये सब दिखाने में आसानी हो दोस्तों। अब देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा क्या है, एक पौधा है, पौधा नहीं यहाँ पर पेड़ कहेंगे दोस्तों, पौधा छोटा होता है पौधा। ये देखिए पौधा यहाँ पर है, ये पेड़ है। ठीक, अब देखिए जड़ में, यहाँ पर देखिए ये जड़ है। अब ये जो जड़ है दोस्तों, जड़ में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये हर नीला नीला एरो लगा हुआ है। एक मिनट रंग बदल दें इसका, पहले यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। रंग नीला दिया है तो नीला ही कर लेते हैं। चलिए, नीला रंग हो गया हमारा। अब ये जो नीला कलर है दोस्तों, ये नीला ऊपर की तरफ जा रहा है। नीला क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए मूल रोम है, मूल रोम जल को अवशोषित करके किसको दे रहे हैं, जाइलम को दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जाइलम को दे रहे हैं अवशोषित करके जल और खनिज तत्वों को। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। ये भी देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए लाल रंग से जो बना हुआ है, ये जो लाल रंग से आपका बना हुआ है दोस्तों, ये लाल रंग से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह फ्लोएम है, या फ्लोएम है, और यह किसको अवशोषित करके नीचे ला रहा है, तो यह भोजन को लेकर आ रहा है। पौधे में भोजन को लेकर आ रहा है, ये जल को लेकर आ रहा है। जाइलम से जल, फ्लोएम से फा से फल, फल मतलब भोजन, उसको नीचे लेके आ रहा है। तो ये कार्य होते हैं पौधे में परिवहन के। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप में आता है, यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन मिला आपको, क्या मिल रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है दोस्तों, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अभी मैंने इसको वाष्पोत्सर्जन आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कब पढ़ाया है, पदार्थों में पृथक्करण के समय। पदार्थों में पृथक्करण के समय मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। भोजन बनाते समय भी वाष्पोत्सर्जन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। बस आप ध्यान से अगर मेरी क्लास को देखते रहे होंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ये वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प का उत्सर्जन। वाष्प मतलब जल, जल का क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब जल को अपने शरीर से बाहर निकालना। पौधे कैसे जल को बाहर निकालते हैं, तो ये जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, ये जो पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को देखिए, तो पत्तियां जो होती हैं आपकी, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है। तो रंध्र क्या होते हैं, रंध्र, जो रंध्र से वाष्प या जल जो ज्यादा हो जाता है, आवश्यकता से ज्यादा जो पौधों में जल हो जाता है, जड़ से अवशोषित करते हैं, उनको जाइलम ले जाता है। लेकिन जो आवश्यकता के बाद जो बच जाता है जल, उसको क्या करना, बाहर निकालना है, उनको बाहर छोड़ना है। तो बाहर छोड़ने के लिए पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं। उन रंध्रों से जल का बाहर निकालना, वातावरण में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों के रंध्र से जल का बाहर निकलना, पत्तियों के रंध्र से जल का बाहर निकलना या वातावरण में निकलने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ये देख लीजिए, आपको वाष्पोत्सर्जन समझ में आया। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर रंध्र वही बताया गया है, वही चीजें बताई गई हैं, इसमें अब कुछ बचा नहीं है आप लोगों के लिए। ये देखिए, एक बार समरी, ओवरऑल समरी कर ली जाए। ओवरऑल क्या कर लिया जाए, समरी कर ली जाए। मतलब जो चीजों को हमने पढ़ा है उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। देखिए यहाँ पर धमनी दिया है। धमनी क्या होती है दोस्तों, धमनी रक्तवाहिनी होती है। धमनी क्या होती है, रक्तवाहिनी होती है। क्या होती है, रक्तवाहिनी होती है।
जो शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को ले जाती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। कौन? धमनी, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन समृद्ध, आपके किताब में ऑक्सीजन समृद्ध लिखा है, तो ऑक्सीजन समृद्ध कहिए या ऑक्सीजन युक्त कहिए या शुद्ध रक्त कहिए, तो कौन ले जाता है उसको? तो उसको ले जाती है धमनी। उसको कौन ले जाती है? धमनी। और धमनी हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। हृदय से शरीर में ले जाती है। ठीक, रक्त क्या होता है? यहाँ देखिए दूसरे पॉइंट पर क्या है? रक्त है दोस्तों। आशा करते हैं धमनी तो क्लियर हो गई। तो उसके बाद क्या दिया है? रक्त दिया है। ठीक, जो रक्त है यह क्या होता है? गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। गाढ़ा तरल पदार्थ होता है या द्रव होता है। गाढ़ा तरल पदार्थ होता है दोस्तों। ठीक, ये होता है रक्त। रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? तो हृदय से लगी हुई नलिकाएं जो होती हैं, जो पूरे शरीर में जालिकानुमा क्या करती हैं? संरचना बनाती हैं, उन्हें हम रक्तवाहिनियां कहते हैं। इसमें रक्त पूरे शरीर में परिसंचरण करता है या परिवहन करता है, इसे कहते हैं रक्त वाहिनियां। ये हो गई रक्त वाहिनियां। अब रक्त वाहिनियों को छोड़ा जाए, अगले नंबर पर क्या है? केशिका है दोस्तों। केशिका जो रक्त वाहिनियां, मोटी रक्त वाहिनियां होती हैं, उनसे छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं निकली होती हैं, इन्हें केशिका कहा जाता है। कोशिका नहीं, केशिका कहा जाता है। ठीक, किसको कहा जाता है? तो धमनी व शिराओं से जो पतली पतली नलिकाएं निकली होती हैं, उनको केशिका कहा जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा केशिका। उसके बाद परिसंचरण तंत्र, ये देखिए इसको भी मैंने पढ़ा रखा है, बस थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं। तो परिसंचरण तंत्र, परिवहन के लिए दो ही चीजें आवश्यक होती हैं, एक तो रक्त वाहिनियां और दूसरा हृदय। रक्त वाहिनियां यहीं पे है, पहले नंबर पर रक्त वाहिनी और दूसरे नंबर पर हृदय। ये दोनों संयुक्त रूप से दोस्तों क्या करते हैं? परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? परिसंचरण तंत्र का संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, रक्त वाहिनियां और हृदय। ठीक, ये हो गया आपका क्लियर। उसके बाद डायलिसिस दिया है। डायलिसिस या इसी को अपोहन कहा जाता है दोस्तों। डायलिसिस या अपोहन, जब कभी संक्रमण या चोट लगने से आपका गुर्दा या किडनी खराब हो जाती है, जब कभी चोट लगने से आपका गुर्दा या किडनी खराब हो जाती है, तो उसको इम्प्लांट करने के लिए, उसको दूसरा लगाने के लिए बाहर से जो लगाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस या अपोहन कहते हैं दोस्तों। ठीक, ये हो गया आपका डायलिसिस या अपोहन। ठीक, उसके बाद आ गया आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। माफ कीजिएगा। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन या निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कासन या उत्सर्जन कहते हैं। ये हो गया आपका। और जो अंग इसमें जो अंग इसमें भाग लेते हैं, जो अंग उत्सर्जन में भाग लेते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जो अंग भाग लेंगे उनको उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और साथ ही साथ ये उत्सर्जी अंग संयुक्त रूप से उत्सर्जी अंगों का मिलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है दोस्तों। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों? हीमोग्लोबिन दिया है। हीमोग्लोबिन, अब मैंने बताया है रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है जिसे आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं दोस्तों। तो लाल रक्त कोशिकाएं लाल क्यों होती हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं लाल होती हैं। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके पूरे शरीर में रुधिर के साथ पहुंचाता है। जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, लाल रक्त कणिकाओं में या लाल रुधिर कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है, वही अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पूरे शरीर में रक्त के साथ पहुंचाता रहता है।
ये होता है हीमोग्लोबिन। यह लाल रंग का वर्णक होता है, लाल वर्णक होता है, जिसके कारण लाल रक्त तड़िकाएं या हमारा रुधिर लाल दिखाई देता है। ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो उसके बाद देखिए आपके सामने ये है हृदय स्पंदन। इसके बाद क्या है, हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन का मतलब हृदय का धड़कना, हृदय स्पंदन का मतलब हृदय का धड़कना। और हृदय धड़कता क्यों है दोस्तों, तो हृदय एक बार संकुचन करता है, एक बार क्या करता है, संकुचन करता है, और एक बार विश्रांति करता है। ये विश्रांति का क्या मतलब होता है दोस्तों, विश्रांति का मतलब होता है फैलना या इसी को फैलने को ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो फैलने को ही आप कह सकते हैं प्रकुंचन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं, फैलने को ही हम कह सकते हैं विस्तार होना, विस्तार, माफ कीजिए, हाँ विस्तार होना। ठीक, तो ये एक बार संकुचन एक बार विश्रांति को मिलाने के बाद एक स्पंदन की क्रिया, यानी कि हृदय का एक बार का धड़कना होता है। हृदय का एक बार का क्या होता है, धड़कना होता है दोस्तों। तो हृदय जब एक बार धड़क जाता है तो ही हो जाता है हृदय स्पंदन। उसके बाद आपके नंबर पर आता है किडनी। किडनी या गुर्दा। जो किडनी या गुर्दा होता है दोस्तों, यह रक्त को छानता है, रक्त को छानने का कार्य करता है, छानने का कार्य करता है। रक्त में जो विषाक्त मिले होते हैं, जो विषाक्त मिल जाते हैं, विषाक्त पदार्थ जो मिले होते हैं या विषैले पदार्थ जो मिले होते हैं, उनको छानने का कार्य हमारा किडनी या गुर्दा करता है दोस्तों। और जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको रक्त में वापस भेज देता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ या विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको मूत्रवाहिनियों से मूत्राशय में भेज देता है। ये होता है हमारा गुर्दा। सेम के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का यह होता है दोस्तों। तो इतना बहुत हो गया। फ्लोएम अभी मैंने पढ़ाया। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन, एक पौधे का एक संवहन अंग है, संवहनी ऊतक है जो भोजन का परिवहन करता है। प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, तो ये जो प्लाज्मा है दोस्तों, यह क्या होता है, यह रक्त को निर्मित करने का एक भाग है, रक्त का ही एक भाग है। रक्त का जो गाढ़ा भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, रक्त के गाढ़े भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब उसके बाद आता है, क्या आया है दोस्तों सामने हमारे, तो हमारे सामने आया है पट्टिकार, या इसी को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स जो होता है दोस्तों, यह रुधिर का तीसरा भाग होता है। रुधिर का तीसरा भाग का मतलब एक तो आरबीसी हो गया, और दूसरा डब्ल्यूबीसी हो गया, और तीसरा ये जो प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, ये हो गए प्लेटलेट्स। तीसरा भाग यही जो होता है, यह रुधिर का थक्का, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है दोस्तों। रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है जब हमारे शरीर में चोट लगती है। मैंने बखूबी आपको पढ़ाया हुआ है, जब आप क्लास में ध्यान देते होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाड़ी स्पंदन क्या होता है दोस्तों, नाड़ी स्पंदन का मतलब होता है जब हृदय धड़कता है दोस्तों, जब यहाँ पर हम अपनी नब्ज पर अपनी तर्जनी और अनामिका, तर्जनी और मध्यमा उंगली अपनी यहाँ अंगूठे के साइड में यहाँ रखते हैं, तो ये क्या करता है, नाड़ी यहाँ पर टपकने जैसा होता है। टपकने जैसे का मतलब धक धक की तरह से करता है, तो वही क्या होता है, नाड़ी स्पंदन। जब हृदय धड़कता है तो यहाँ ब्लड आता है, झटके से आता है, तो यहाँ पे टपकने का कार्य होता है। टपकने का कार्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, टपकने के कार्य का मतलब वही होता है धड़कने का कार्य। ठीक, धड़कने का कार्य हो जाता है। और धड़कने के कार्य को, अपने हृदय की गति को सुनने के कितनी बार आपका हृदय स्पंदित होता है या कितनी बार या स्पंदन का कार्य करता है, तो वही दोस्तों स्पंदन का कार्य कितनी बार करता है, इसको जानने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप के बारे में भी मैंने बताया, हृदय की गति को सुनना, हृदय की गति को सुनने का कार्य किसका होता है, तो स्टेथोस्कोप से हृदय की गति सुनी जाती है। और यही जो सुनी जाती है या नाड़ी के द्वारा हृदय का धड़कना सुना जाता है,
उसी को क्या कहते हैं, नाड़ी स्पंदन कहते हैं। और दोस्तों एक मिनट में या प्रति मिनट स्पंदन की जो दर होती है वो कितनी होती है, तो 72 से 80 बार होती है दोस्तों। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य का हृदय स्पंदन या नाड़ी स्पंदन कितनी बार होता है दोस्तों, 72 से 80 बार होता है। ठीक, चलते हैं फिर लाल रुधिर कणिकाओं के पास। तो लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती हैं और यह ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं या सभी आवश्यक तत्वों का या भोजन का क्या करती हैं, पूरे शरीर में परिवहन का कार्य करती हैं। मूल रोम क्या होता है, अभी मैंने बताया, जल को अवशोषित करके जाइलम को देना। यहाँ देखिए, मृदा से जल को अवशोषित करना, मृदा से जल को अवशोषित करके किसको देना, तो जाइलम को देने का कार्य कौन करता है, तो ये मूल रोम करता है दोस्तों। यह पौधे का भाग होता है, पौधे की जड़ का भाग होता है। स्वेद का मतलब पसीना होता है दोस्तों। पसीना आप लोग जानते ही हैं, पसीना भी एक हमारा क्या है, एक हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, एक अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है। यह भी हमारे शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं या फिर जब आप कार्य करते हैं तो आपके हृदय की धड़कन, रुधिर, रक्तचाप आपका तेज हो जाता है। रक्तचाप जब तेज हो जाता है तो हमें पसीना आता है दोस्तों। गर्मी की वजह से भी पसीने का अनुभव करते होंगे और वह धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता है तो हमें शीतलन का एहसास होता है दोस्तों। शीतलन का क्या होता है, एहसास होता है। चलिए, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है दोस्तों। ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का सामूहिक रूप है दोस्तों और यह किसी विशेष कार्य के लिए बना होता है, किसी विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए बना होता है। ये हो गया आपका ऊतक। मूत्रवाहिनी क्या होती है, तो मूत्रवाहिनी दोस्तों वृक्क यानी कि आपके किडनी से लगा होता है और मूत्राशय तक बना होता है, मूत्राशय तक होता है। किडनी से अपशिष्ट पदार्थों को और जल को क्या करता है, मूत्राशय तक पहुंचाने का मार्ग ही क्या होता है, मूत्रवाहिनी कहलाती है। वृक्क से मूत्राशय तक का जो अपशिष्ट पदार्थ पहुंचाने का मार्ग होता है उसी को मूत्रवाहिनी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। मूत्र मार्ग क्या होता है दोस्तों, तो मूत्राशय से जो लगा हुआ भाग होता है, जो मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्राशय से लगा हुआ भाग जिसके द्वारा क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। यूरिक अम्ल बीच में आपके रह गया, तो यूरिक अम्ल को देख लिया जाए। ये यूरिक अम्ल क्या होता है, पक्षी, सर्प, बिच्छू, छिपकली आदि सभी छोटे जीवों में ज्यादा पानी की मात्रा नहीं होती है दोस्तों, तो वह मूत्र विसर्जन या उत्सर्जन, मूत्र का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं दोस्तों, तो यूरिक अम्ल के रूप में अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। कौन कौन, तो इसमें पक्षी हो गया, सर्प हो गया, पक्षी, सर्प, छिपकली अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से जो बाहर निकालते हैं वो कौन होते हैं, ये पक्षी, सर्प और छिपकली। किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो यूरिक अम्ल के माध्यम से। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, तो सफेद रंग से होता है। ठीक, सफेद रंग का होता है। मछलियां किस रूप में बाहर निकालती हैं, तो मछलियां जो निकालती हैं बाहर उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको अमोनिया कहते हैं। अमोनिया के रूप में ये शरीर से बाहर निकालती हैं। ठीक, मानव किस रूप में बाहर निकालता है दोस्तों, तो मानव यूरिया के रूप में क्या करता है, यूरिया के रूप में बाहर निकालता है। एक दिन में कितनी यूरिया या कितने मूत्र का विसर्जन या मूत्र का उत्सर्जन एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य करता है दोस्तों, तो बता दीजिएगा। एक दिन में या 24 घंटे में या एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य कितना मूत्र विसर्जन करता है, कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, तो माफ कीजिएगा, हाँ, तो क्या कितना करता है, 1 से 1.8 लीटर, 1 से 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है या उत्सर्जित करता है, निकालता है शरीर के बाहर एक स्वस्थ मनुष्य। ये देखिए एडिशनल जानकारियां हैं आपके लिए और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से बार बार 100% क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसे ही कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजते रहिए ताकि दोस्तों वह भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते रहें। आइए देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है हमारा। तो अगला पॉइंट आपके सामने बना हुआ है, क्या है, वह है सिरा। सिरा क्या होता है दोस्तों, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त का संवहन करता है या परिवहन करता है। अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का परिवहन करता है। यह पूरे शरीर से, यह शरीर से हृदय में ब्लड को ले जाता है। शरीर से कहां ले जाता है, हृदय में ले जाता है। कौन, तो सिरा। सिरा शरीर से हृदय में ले जाता है, किसको, रक्त को। और धमनी क्या करती है, हृदय से शरीर में ले जाने का कार्य करती है। तो ये हो गया दोस्तों आपके ये क्या बोलते हैं, सिराएं। सिराओं के बाद आपके सामने श्वेत रक्त कोशिकाएं दिख रही हैं, जिसे हम लोग WBC कहते हैं। यह भी रक्त की एक कोशिका होती है, एक प्रकार की कोशिका होती है। और यह क्या करती है, शरीर में जाने वाले रोगाणुओं को क्या करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है। शरीर में जाने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है कौन, श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों। तो ये हो गया आपका श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके बाद अगले नंबर पर कौन है दोस्तों, तो अगले नंबर पर आपका है जाइलम। अगले नंबर पर क्या है दोस्तों, तो अगले नंबर पर आपका क्या है, जाइलम है। जाइलम का मतलब जल होता है। जाइलम का मतलब क्या है दोस्तों, जल। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जाइलम का मतलब जल। जल का मतलब, अब पेड़ पौधे जड़ से जल को अवशोषित करते हैं और जाइलम के द्वारा पूरे पेड़ में यानी कि पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम क्या करता है, जल और खनिजों को क्या करता है, जड़ से कहां पहुंचाएगा, तने में पहुंचाएगा। तने से कहां पहुंचाएगा, तो शाखाओं में पहुंचाएगा। शाखाओं से कहां पहुंचाएगा दोस्तों, तो शाखाओं से पत्तियों में पहुंचाता है। और पत्तियां खनिजों से या फिर इन जल से क्या करता है, तो अपने भोजन का निर्माण करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है। फिर ये भोजन पूरे शरीर में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है दोस्तों। और फ्लोएम को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जाइलम दारू, हाँ, फ्लोएम पोषवाह होता है, फ्लोएम को पोषवाह कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसी के साथ दोस्तों यह चैप्टर आपका लग रहा है कि समाप्त भी हो गया। और आगे देखिए क्या है, तो ये आपके क्या सीखा आपने वो है। उसके बाद आपका ये देखिए कूट मिलान है दोस्तों। तो कूट मिलान कर लिया जाए कि रहने दिया जाए, कर लिया जा रहा है दोस्तों, बस 2 मिनट लगेगा। आपने पढ़ा है अच्छे से तो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी अभी मैंने पढ़ाया है आपको। देखिए रंध्र क्या करते हैं, जल को पेड़ से या पौधे से बाहर करने का कार्य करते हैं। ये देखिए उत्सर्जन यानी कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं, बाहर करते हैं ना, बाहर करने का मतलब उत्सर्जन हो गया। ठीक, अब उसके बाद जाइलम, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण नहीं, परिवहन करना। ध्यान दीजिएगा, बहुत टिपिकल बनाया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। अब आप ध्यान नहीं देंगे तो भाई गलती तो जाहिर सी बात है, गलती होनी। आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। जाइलम जल का क्या करता है, परिवहन करता है, ना कि अवशोषित करता है। अवशोषित तो मूल रोम करके देता है। 1 मिनट, मूल रोम आपके सामने है। मूल रोम जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। मूल रोम अवशोषण, जल, मिट्टी से जल का अवशोषण करके किसको देता है, जाइलम को देता है। तो जाइलम उसका परिवहन करता है। ये हो गया क्लियर सी बात। उसके बाद फ्लोएम आपके सामने है। फ्लोएम का क्या कार्य होता है, अभी बताया मैंने। या भोजन को क्या करता है, भोजन को ले जाने का कार्य करता है। फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब भोजन, भोजन हो गया। और ये आपका एक एक्स्ट्रा दिया है, तो एक्स्ट्रा को रहने दीजिए। आपको अगर आ रहा है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, तो दोस्तों आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर जाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे दोस्तों। आप आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।